नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। अगर किसी चौराहे पर एक पुलिस वाला वर्दी की ताकत में चूर होकर किसी औरत को देख के कहे, क्या माल है, और वो औरत आपकी मां हो, आपकी बहन हो या आपकी बेटी, तब भी क्या आप चुप रहेंगे? क्या आप तब भी कहेंगे, वो तो पुलिस है, कुछ भी कह सकता है? क्या तब भी आप सोचेंगे, हम तो गरीब लोग हैं, बोलेंगे तो और फंसेंगे? आज की कहानी एक थप्पड़ की नहीं है। ये कहानी है उस चुप्पी की जो बरसों से औरतों को दबाती आई है। ये कहानी है एक बेटी की आंखों से निकले आंसू की, जिसने उसकी मां को हथियार बना दिया। वो मां कोई नेता नहीं थी, वो बस बाजार से सब्जी लेकर लौट रही थी। लेकिन जब दरोगा ने उसकी बेटी को घूरा और जब बेटी कांपी, तो मां ने सिर्फ एक बात कही, मैं आईपीएस की पत्नी हूं, लेकिन आज मैं सिर्फ एक औरत हूं। जो आगे हुआ वो इतिहास बन गया। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए, और अगर आपके घर में भी कोई बेटी है, कोई बहन है, तो ये कहानी उन्हें जरूर सुनाइए। और हां, आप ये वीडियो भारत के किस हिस्से से देख रहे हैं? उत्तर प्रदेश से, बिहार से, राजस्थान, बंगाल या मध्य प्रदेश से, या फिर विदेश में रहकर भी अपने देश की बेटियों की आवाज सुन रहे हैं, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए आप कहां से देख रहे हैं और आपका नाम क्या है। हम हर नाम को पढ़ते हैं, हर शहर को सुनते हैं। और अगर आपको लगता है कि इस कहानी को हर बेटी तक पहुंचना चाहिए, तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्योंकि जब हम सब मिलकर बोलते हैं, तब सिर्फ आवाज नहीं उठती, एक पूरा समाज जागता है। दोपहर का वक्त था, सूरज सिर के ठीक ऊपर था, लेकिन हवा में अजीब सी ठंडक थी, जैसी किसी आने वाले तूफान से पहले होती है। शहर के सबसे पुराने और भीड़-भाड़ वाले बाजार में हलचल हमेशा की तरह जारी थी। सब्जी वाले, फल वाले, कपड़े की दुकानें, बर्तन वाले और चाट की ठेलियां, हर कोना किसी न किसी आवाज से भरा हुआ था। मगर उस रोज भीड़ के शोर में जो आवाज गूंजी, उसने कई जिंदगियों की दिशा बदल दी। एक औरत अपने कंधे पर थैला लटकाए सब्जी खरीद रही थी। करीब 40-45 की उम्र, सादी सी सूती साड़ी, माथे पर लाल छोटी सी बिंदी, हाथ में चूड़ियों की खनक और आंखों पर साधारण चश्मा। किसी को देखकर यह अंदाजा नहीं होता कि वह किसी बड़ी अफसर की पत्नी है। उसके साथ खड़ी थी उसकी बेटी, करीब 18 साल की, कॉलेज की ड्रेस पहने, पीठ पर किताबों से भरा बैग, माथे पर पसीने की बूंदें और आंखों में वैसा आत्मविश्वास जो आम लड़कियों में कम ही दिखता है। मां बेटी नासिर की दुकान पर खड़ी थीं। वही नासिर जो 15 साल से उस चौराहे पर सब्जी का ठेला लगाता था और पूरे मोहल्ले की बहनों को नाम से जानता था। वह दोनों को देखकर बोला, बहन जी, आज भिंडी बढ़िया आई है, बच्ची को पसंद है ना? महिला ने मुस्कुराकर सिर हिलाया और कुछ भिंडी, आलू, टमाटर लेने लगी। तभी बाजार के सन्नाटे में एक पुलिस जीप की आवाज गूंजी। तेज ब्रेक, गियर की खरखराहट और गाड़ी के रुकते ही जैसे सबकी निगाहें उस ओर मुड़ गईं। जीप से दो आदमी उतरे, एक हवलदार और एक दरोगा। दरोगा की वर्दी की जेबें फूली हुई थीं, बटन खुले हुए, गले में सोने की चेन, आंखों में सुरूर और चाल में घमंड की झलक। बाजार के लोग तुरंत पहचान गए, यह वही दरोगा था जो कुछ महीनों से इस इलाके में तैनात हुआ था और रोज किसी न किसी दुकानदार को डरा धमकाकर जेब भरता था। दरोगा की नजर जैसे ही उस महिला पर पड़ी, वह रुक गया। उसकी नजरें ऊपर से नीचे तक महिला का जायजा लेने लगीं। फिर उसकी निगाह लड़की पर टिक गई। उसने अपने हवलदार की ओर झुकते हुए धीरे से कहा, अरे यार, क्या माल है? शब्द इतने धीमे नहीं थे कि आसपास के लोग न सुन सकें। सबसे पहले सुनने वाला था नासिर। उसका चेहरा एकदम सख्त हो गया। लड़की के चेहरे पर डर की झलक आई, लेकिन उसने तुरंत मां की ओर देखा, जैसे कोई भरोसे की दीवार ढूंढ रहा हो। महिला ने पहले अनसुना करने की कोशिश की, मगर दरोगा वहीं नहीं रुका। वह आगे बढ़ा और ठेले के पास आकर खड़ा हो गया। मुस्कुराते हुए लरजती सी आवाज में बोला, बहन जी, आपको देखकर तो कानून भी पिघल जाए। कुछ मदद चाहिए हो तो बताइए। आखिर मैं इस इलाके का रखवाला हूं। उसकी आंखें अब भी वहीं अटकी थीं, लड़की के चेहरे पर। नासिर ने बिना कुछ कहे एक आलू का बोरा उठाया और ठेले के नीचे रख दिया, जैसे कुछ भारी अंदर समेट लिया हो। फिर बोला,
साहब, ये बाजार है, कोई थाने की कोठरी नहीं। यहां बहन बेटियों की इज्जत होती है। दरोगा ने घूर कर देखा। ओए सब्जी वाले, तेरी हिम्मत कैसे हुई बीच में बोलने की? ये मेरा इलाका है, यहां मेरी मर्जी से ही सब चलता है। तू होता कौन है मुझे टोकने वाला? लड़की ने मां का हाथ कसकर पकड़ा। उसकी आंखें अब भीनी भीनी जल रही थीं, जैसे खुद को रोक रही हो। मां ने चुपचाप लड़की के कान के पास मुंह ले जाकर कहा, डर मत, मैं हूं ना तेरे साथ। लेकिन दरोगा यहीं नहीं रुका। उसने आगे बढ़कर लड़की की तरफ इशारा किया और बोला, बेटी कहूं या कुछ और? क्या नाम है तेरा? लड़की चुप रही। महिला ने अब दरोगा की तरफ देखा, आंखों में ठंडापन और जबड़े पर कसाव। उसने बेहद संयम से कहा, आपको शराफत शोभा नहीं देती क्या दरोगा जी? दरोगा ने झट से जवाब दिया, ओह, बात तो बड़ी तेज करती हैं आप। नाम बताइए ना, फिर तो मैं खुद सब्जी खरीद कर दे दूं बेटी को। अब तक बाजार में भीड़ इकट्ठी होने लगी थी। कुछ लोग मोबाइल से वीडियो भी बना रहे थे, लेकिन कोई सामने नहीं आया। हर कोई डरता था उस वर्दी से। दरोगा ने जैसे ही महिला के करीब आने की कोशिश की, नासिर बीच में आ गया। हटिए साहब, बहन है मेरी, इनके साथ ऐसा बर्ताव मत कीजिए। दरोगा बुरी तरह झल्ला गया। उसने नासिर को दोनों हाथों से धक्का दिया। बहन है तेरी तो घर ले जा और पराठे बना। तू होता कौन है बीच में आने वाला? लड़की अब कांप रही थी। उसकी मां ने झुककर उसके कान में कहा, बस एक पल और, फिर तू देखेगी क्या होता है। और फिर हुआ। महिला ने चुपचाप अपनी चप्पल उठाई और दरोगा की ओर इशारा करते हुए कहा, अगर एक कदम और बढ़ाया तो तेरी ये वर्दी बची ना बचे, तेरी इंसानियत जरूर उघड़ जाएगी। दरोगा मुस्कुराया। इतना गुस्सा? लगता है घर में मर्द नहीं है। उसके इस वाक्य ने जैसे सन्नाटा काट दिया। अब महिला का चेहरा कठोर हो चुका था। उसने सीधे उसकी आंखों में देखा और बोली, है मर्द, और वो इस शहर का आईपीएस है, और मैं उसकी पत्नी हूं। बाजार में एकदम सन्नाटा पसर गया। दरोगा जैसे कुछ देर के लिए जम गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने बुदबुदाते हुए कहा, आईपीएस की? सब्जी वाला नासिर मुस्कुरा दिया। उसने मोबाइल जेब से निकालकर रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। महिला ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ अपनी बेटी का हाथ पकड़ा और वहां से निकल गई। दरोगा कुछ बोल नहीं पाया। आसपास की भीड़ अब कानाफूसी कर रही थी। वो आईपीएस साहब की पत्नी है? ओह, अब गया वो दरोगा। लेकिन महिला ने कोई पुलिस शिकायत नहीं की, कोई थाने नहीं गई, कोई प्रेस को फोन नहीं किया। उसने सीधा घर जाकर अपने पति का इंतजार किया। उस रात जब यह बात बाजार से होते हुए सोशल मीडिया तक पहुंची, तो शहर का माहौल बदल गया। आईपीएस की पत्नी से छेड़खानी, बेटी पर टिप्पणी, वर्दी की इज्जत गई पानी में। यह हेडलाइन कई लोगों के मोबाइल स्क्रीन पर चमकने लगी। लेकिन असली तूफान अभी बाकी था। रात उतर चुकी थी। शहर की गलियों में जैसे कोई बेचैनी तैर रही थी। वो चौराहा, जहां दोपहर को बाजार की रफ्तार अपने शबाब पर थी, अब शांत था। लेकिन उस खामोशी के नीचे कुछ तप रहा था, जैसे किसी के भीतर आग सुलग रही हो। वो आग थी एक मां के भीतर, जिसकी बेटी को खुलेआम घूरा गया, जिसे दरोगा की आंखों ने नहीं, उसकी घिनौनी सोच ने बेइज्जत किया था। आईपीएस साहब जब घर लौटे तो हमेशा की तरह दरवाजे पर पत्नी इंतजार करती नहीं मिली। आमतौर पर वो जैसे ही जीप से उतरते, उनकी पत्नी एक हल्की सी मुस्कान के साथ दरवाजा खोल देती। लेकिन आज दरवाजा नौकर ने खोला। ड्राइंग रूम में घुसते ही उन्होंने देखा, उनकी बेटी सोफे के कोने में चुपचाप बैठी थी, मुंह पर साड़ी का पल्लू दबाए, आंखें सूजी हुईं, और पास बैठी पत्नी का चेहरा अजीब शांत था, जैसे कोई बड़ा निर्णय ले लिया हो। उन्होंने धीमे से पूछा, कुछ हुआ है? बेटी की आंखों से आंसू फिर छलक पड़े। लेकिन पत्नी ने कहा, पहले बैठिए, फिर सब बताती हूं। लेकिन सुनने से पहले सिर्फ एक बात मानिएगा, आज मैं आईपीएस की पत्नी नहीं, सिर्फ एक औरत हूं। आईपीएस साहब कुछ समझ नहीं पाए, लेकिन उनकी ट्रेनिंग ने उन्हें सिखाया था कि जब कोई आंखें झुकाकर नहीं बल्कि सीधी देखकर बोले, तो उसमें कोई झूठ नहीं होता। फिर पत्नी ने जो बताया, उसने जैसे कमरे की हवा ही बदल दी। एक एक लफ्ज जैसे किसी रिपोर्ट का हिस्सा नहीं, बल्कि किसी की आत्मा से निकली चीख हो। उसने बताया कैसे दरोगा ने बाजार में उसके शरीर पर टिप्पणी की,
कैसे उसकी बेटी को भी घूरा गया और कैसे वह सिर्फ इसलिए चुप रही ताकि भीड़ तमाशा न देखे। लेकिन अब और नहीं। आईपीएस साहब ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने बेटी की ओर देखा, जो अब भी कांप रही थी। फिर पत्नी की आंखों में देखा और बोला, जो करना है करो। इस बार मैं सिर्फ आईपीएस नहीं, एक पिता भी हूं। उस रात डीएसपी स्तर की महिला अधिकारी को घर बुलाया गया। देर रात की मीटिंग में 3 लोग थे। आईपीएस साहब, उनकी पत्नी और वो महिला अधिकारी जो खुद कई बार ऐसी घटनाओं से जूझ चुकी थी। कोई दस्तावेज नहीं निकला, कोई फाइल नहीं खोली गई, बस बातों से एक योजना बनी। अगर हम अब भी सिर्फ एफआईआर लिखवाते हैं तो वो दरोगा निलंबित होगा, कुछ दिन बाद वापस आ जाएगा, महिला अफसर ने कहा। और फिर किसी और बाजार में किसी और लड़की को यहीं भुगतना पड़ेगा, पत्नी ने जवाब दिया। तो फिर उसे रंगे हाथ पकड़ना होगा, आईपीएस साहब बोले। कैमरे में उसकी वो असलियत लानी होगी जो वो वर्दी के नीचे छुपाता है, पत्नी ने कहा। योजना बनी कि अगली बार वही महिला, यानी आईपीएस की पत्नी, एक साधारण महिला बनकर उसी बाजार में जाएगी। एक नकली पहचान, एक झूठी समस्या और एक छिपा हुआ कैमरा। सब कुछ वैसा ही होगा जैसा होता है जब कोई कमजोर दिखने वाली औरत थाने या बाजार में न्याय मांगने आती है, और उसी वक्त उसे शिकार समझ लिया जाता है। तैयारियां शुरू हुईं। सरकारी खुफिया टीम को आदेश मिला, एक छोटा सा कैमरा बनाओ जो साड़ी के पल्लू में फिट हो सके। एक ऑडियो ट्रांसमीटर तैयार किया गया जिससे बाहर खड़े अधिकारी बातचीत सुन सकें। और सबसे बड़ी बात, इस पूरे ऑपरेशन को गोपनीय रखा गया। आईपीएस ऑफिस में कोई भी अधिकारी इस योजना से अवगत नहीं था। यह सिर्फ उन 3 लोगों के बीच था जिन्होंने अपने सम्मान को अपने हाथ में लिया था। अगली सुबह शहर जैसे अपने पुराने ढर्रे पर लौट गया था। अखबारों में कुछ और खबरें थीं, लेकिन सोशल मीडिया पर अब भी वो वीडियो चल रहा था जिसमें दरोगा की जीप, महिला और उसकी बेटी की मौजूदगी दिखाई दे रही थी, और बाजार में फैली फुसफुसाहटें अब कानाफूसी से आगे बढ़ चुकी थीं। लोग पूछने लगे थे, वो महिला कौन थी? क्या वो सच में आईपीएस की पत्नी थी? क्या वाकई दरोगा ने ऐसा कहा? लेकिन जवाब किसी के पास नहीं था, क्योंकि जवाब देने वाले अभी कुछ और करने की तैयारी में थे। दोपहर करीब 2 बजे वही महिला जो एक दिन पहले अपमान झेलकर लौटी थी, अब फिर बाजार की ओर बढ़ी। इस बार साड़ी कुछ पुरानी थी, पांव में घिसे हुए चप्पल, माथे पर पसीना और हाथ में एक थैला जिसमें कुछ सब्जियां नहीं बल्कि उसके आत्मसम्मान की योजना छुपी हुई थी। बाजार वही था, आवाजें वहीं, दुकानदार वहीं, बस महिला अलग थी। या यूं कहें, महिला वही थी, लेकिन रूप बदल चुका था। वो अब सिर्फ आईपीएस की पत्नी नहीं थी, वो थी एक आम औरत जो किसी बहन की तरह दिखती है, किसी मां की तरह चलती है, किसी छात्रा की तरह आंखों में सवाल लिए घूमती है। और दरोगा, वो भी वहीं था, जीप वहीं, अकड़ वहीं, आंखों में वही नशा और चेहरे पर वही लिजलिजी मुस्कान। उसने महिला को देखा और कुछ पल के लिए सोचा, ये तो कल वाली नहीं लगती, लेकिन फिर बोला, अरे मैडम, फिर आ गईं? क्या करें, दिल है कि मानता नहीं। महिला रुकी, मुस्कुराने की कोशिश की और बोली, घर में कोई नहीं, आपसे मदद चाहिए। कैसी मदद? कुछ लोग परेशान कर रहे हैं, रोज घर के बाहर आकर शोर मचाते हैं, छींटाकशी करते हैं। दरोगा ने आंखें तरेरीं। नाम क्या है? रानी। अकेली रहती हो? हां, पति काम के सिलसिले में बाहर हैं। तो डरती नहीं इतनी सुंदर औरत अकेली? उसने बेहयाई से पूछा। महिला ने सिर झुका लिया। कैमरा अब उसकी साड़ी के पल्लू के नीचे से चालू था। आवाज लाइव ट्रांसमिट हो रही थी। उस समय दूर एक सरकारी गाड़ी में बैठा टेक्निकल स्टाफ हर शब्द सुन रहा था। सुनिए मैडम, दरोगा ने आगे बढ़कर कहा, सिस्टम बहुत धीमा है। कंप्लेंट लिखवाओगी, फिर जांच, फिर तारीखें, समय लगेगा। तो क्या करूं? महिला ने सवाल किया। अगर चाहो तो मैं पर्सनल तरीके से मदद कर सकता हूं। कैसे? कभी कभी सिस्टम से बाहर भी रिश्ता बनाना पड़ता है। महिला का दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसका चेहरा भावहीन रहा। उसने धीरे से कहा, मैं समझ नहीं पाई। दरोगा ने उसकी ओर झुकते हुए कहा, मतलब ये कि तुम और मैं दोस्त बन जाएं तो मैं तुम्हारा मामला हाथों हाथ निपटा दूंगा। महिला एक कदम पीछे हटी, लेकिन कुछ नहीं बोली। घबराओ मत, मैं कुछ बुरा नहीं कह रहा।
बस इतना कि इस इलाके में सुरक्षित रहना है तो कुछ लेन देन जरूरी है, तन से नहीं मन से। और तभी ठीक उसी वक्त उस बाजार में दूर से एक सायरन गूंजा। पुलिस की 2 गाड़ियां तेजी से आईं और दरोगा की जीप के पास आकर रुकीं। दरोगा चौंका, कुछ समझ नहीं पाया। महिला ने साड़ी का पल्लू हटाया, अंदर से एक छोटा सा कैमरा बाहर निकला। फिर उसने ठेले के पास खड़े एक आदमी को इशारा किया। वो कोई आम आदमी नहीं था, वही महिला अधिकारी थी जो कल रात से इस योजना में थी। आईपीएस साहब खुद दूसरी गाड़ी से उतरे और पहली बार अपनी वर्दी की टोपी उतार कर कहा, तुम्हें दिल चाहिए था ना? अब सिस्टम तुम्हारा दिल चीर कर देखेगा। बाजार में लोग चौंक गए, मोबाइल कैमरे चल पड़े। दरोगा सन्न खड़ा था। उसकी आंखों में अब वही डर था जो उसने कभी दूसरों की आंखों में देखा था। महिला ने कहा, आज मैं आईपीएस की पत्नी हूं, लेकिन यह लड़ाई मैंने एक औरत बनकर लड़ी है। तूने मेरी बेटी की आंखों में डर डाला था। आज देख, तेरी आंखों में क्या है? सब्जी वाला नासिर अब भी चुपचाप दूर खड़ा था, आंखों में आंसू और होठों पर एक फुसफुसाहट। आज किसी ने हमारे लिए लड़ाई लड़ी। दरोगा की वर्दी अब सिर्फ कपड़ा थी, उसकी गरिमा नीलाम हो चुकी थी। दरोगा की आंखें जैसे पत्थर बन गई थीं, पूरा बदन सुन्न। सामने खड़ी औरत जो कल तक उसकी नजर में एक माल थी, आज उसकी पहचान उधेड़ रही थी। वर्दी में खड़ा वो आदमी अब उस वर्दी के बोझ तले दब रहा था। बाजार में लोग जमा थे, कैमरे उठे थे, मगर वहां कोई शोर नहीं था। जैसे सबको समझ आ गया था कि यह कोई तमाशा नहीं, एक इतिहास लिखा जा रहा है। आईपीएस अफसर ने कोई नारा नहीं लगाया, कोई भाषण नहीं दिया। उन्होंने बस हाथ से इशारा किया और महिला अधिकारी आगे आई। उस महिला अधिकारी ने दरोगा की वर्दी की जेब से वायरलेस उठाया और उसमें कहा, कृपया जिला मुख्यालय को सूचित करें कि अधिकारी फलाने नंबर पर तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है और अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रारंभ की जा रही है। दरोगा की आंखें भर आईं, मगर वो आंसू पछतावे के नहीं थे, डर के थे कि अब उसे वही सिस्टम भस्म करेगा जिसका वो रक्षक बना फिरता था। महिला, जो आईपीएस की पत्नी थी, ने अब तक एक भी आक्रोश का शब्द नहीं कहा था। उसने सिर्फ एक बार कहा, इस देश में बेटियों को बोलना नहीं सिखाया गया, मगर अब वक्त बदल गया है। आईपीएस अफसर ने फिर एक नजर पत्नी की तरफ देखा। उनकी आंखों में गर्व था। पत्नी ने कहा, अब इस कहानी का अंत बाजार में नहीं, दफ्तर में होगा, लेकिन उससे पहले एक काम और बाकी है। घर लौटने पर बेटी अपने कमरे में अकेली बैठी थी। उसकी आंखें लाल थीं। वो एक सामान्य लड़की थी। उसे न इंसाफ की राजनीति समझ आती थी, न वीडियो वायरल होने के मायने। उसे बस ये समझ आता था कि किसी ने सड़क पर उसकी मां को उसे एक सामान समझा। उसकी आत्मा में जो चोट लगी थी वो कानून नहीं भर सकता था। मां ने दरवाजा खटखटाया। भीतर गई। बेटी ने उठकर मां से लिपटते हुए पूछा, मम्मी, क्या मैं अब भी उस गली से गुजर सकूंगी? मां ने उसका चेहरा पकड़कर कहा, हां, और अब सिर झुकाकर नहीं, सिर उठाकर। बेटी ने धीमे से कहा, अगर आप वहां उस वक्त चुप रहती तो शायद मैं हमेशा चुप रह जाती। मां ने गहरी सांस ली। बेटा, चुप रहना भी एक अपराध है। औरतें तब तक चुप रहीं जब तक किसी ने उनसे पूछा नहीं, तुम्हारा अपमान हुआ भी या नहीं। अब क्या होगा? बेटी ने पूछा। मां ने कहा, अब तू बोलेगी। बेटी चौंकी। मैं? हां, मां ने कहा। अब जब तक लड़कियां अपनी जुबान खुद नहीं खोलेंगी, तब तक ये दरिंदे सोचते रहेंगे कि वे हमेशा चुप रहेंगी। उस रात फिर एक बैठक बुलाई गई। इस बार प्रेस को सूचना दी गई। कल शाम 6 बजे चौराहे पर एक लड़की बोलेगी, जो अब तक चुप थी। कोई नाम नहीं दिया गया, कोई चेहरा नहीं बताया गया, बस एक वाक्य वायरल हुआ, क्या आप तब भी चुप रहते अगर वो आपकी बेटी होती? अगली शाम बाजार में स्टेज नहीं था, ना बैनर ना पोस्टर, बस एक साधारण सा माइक, एक स्पीकर और कुछ कुर्सियां। लेकिन लोगों की भीड़ थी, जैसे पूरा शहर उस चौराहे को देखने आया हो जिसने 2 दिन पहले एक औरत की गरिमा को रौंदने की कोशिश की थी। लड़की मंच पर आई, उसी कॉलेज की ड्रेस में। न कोई मेकअप, न कोई दिखावा। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन आंखें स्थिर थीं, भीड़ शांत थी। उसने माइक पकड़ा और कहा, मैं रागिनी हूं। मैं कोई अफसर नहीं, कोई नेता नहीं। मैं एक बेटी हूं। उस दिन मेरी मां को बाजार में बेइज्जत किया गया।
मेरे सामने। दरोगा ने मेरी ओर देखकर जो बोला था वो अब तक मेरे कानों में गूंजता है। लेकिन उस दिन मेरी मां ने जवाब नहीं दिया। उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने कुछ और किया। उन्होंने मुझे सिखाया कि औरतें जवाब सिर्फ गुस्से से नहीं, हिम्मत से देती हैं। भीड़ की आंखें नम थीं। लोगों के मोबाइल रिकॉर्ड कर रहे थे, मगर अब कोई वायरल वीडियो नहीं चाहिए था। सब चाहते थे कि जो सुना जाए वो दिल में उतरे। रागिनी ने फिर कहा, मैं सोचती रही कि अगर मेरी मां आईपीएस की पत्नी नहीं होती तो क्या होता। क्या मैं घर में बैठकर रो रही होती? क्या दरोगा का ट्रांसफर हो जाता और बात खत्म? और क्या अगली लड़की, अगली मां फिर इसी डर में जीती कि कोई कुछ कहेगा, कोई नहीं सुनेगा? मैंने आज माइक पकड़ा है ताकि कोई और लड़की किसी और चौराहे पर यह ना कहे, काश उस दिन मेरी मां ने जवाब दिया होता। तालियां नहीं बजीं, कोई नारा नहीं गूंजा। सिर्फ एक सन्नाटा था जो सबके भीतर कुछ तोड़ रहा था, जैसे बरसों से जमा हुआ डर पिघल रहा था। आईपीएस अफसर खुद पीछे खड़े थे। कोई पहचान नहीं, कोई रौब नहीं। उनकी आंखों में सिर्फ गर्व था। तभी मंच पर महिला अधिकारी आईं। उन्होंने कहा, सरकारी आदेश के अनुसार आरोपी दरोगा पर आईपीसी की धारा 364, 509 और पीसीए एक्ट के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया है। उसे तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है और मामले की सुनवाई विशेष कोर्ट में होगी। मंच से एक लड़की ने चिल्लाकर पूछा, लेकिन बाकी दरोगा जो हर रोज किसी को घूरते हैं, उनका क्या? आईपीएस की पत्नी मंच पर आईं। उन्होंने माइक लिया और कहा, इस शहर में कानून बदलना मुश्किल है, पर नजरें बदलना मुश्किल नहीं। अगर आप चुप न रहें। उस रात बेटी ने मां से कहा, मम्मी, क्या मैं भी तुम्हारी तरह किसी की आवाज बन सकती हूं? मां ने उसके माथे पर हाथ रखा। तू मेरी आवाज बन चुकी है बेटा, अब तू बाकी लड़कियों की बन जा। रात को शहर का तापमान भले ही कुछ नीचे उतर गया था, लेकिन लोगों के मन में जो सवाल उठे थे, उनकी तपिश अब भी बाकी थी। हर नुक्कड़, हर चाय की दुकान, हर सब्जी मंडी में अब दरोगा की बात नहीं, उस बेटी और उसकी मां की चर्चा हो रही थी। औरतें जो अब तक सिर्फ सुनती थीं, अब बोलने लगी थीं। जवान लड़कियां जो चुपचाप कॉलेज जाती थीं, अब एक दूसरे को देखकर आंखों में इशारा करने लगी थीं। देखा, अगर एक मां और बेटी चाहें तो दरोगा भी झुकता है। लेकिन इसी बदलती हवा के बीच एक बात अब भी टीस बनकर उठ रही थी। सिर्फ एक दरोगा दोषी था या पूरा थाना ही आंखें मूंदे बैठा था? रागिनी की मां ने यह सवाल खुद से पूछा, फिर अपने पति से, और अंत में खुद उस गली से जहां वो रोज सब्जी लेने जाती थीं। एक दिन सुबह वो चुपचाप उस थाने के सामने से गुजरी। चौखट पर वही कांस्टेबल बैठा था जिसने उस दिन उन्हें बाजार में देखा था, मगर न कुछ कहा न किया। उस कांस्टेबल की आंखें झुकी थीं, जैसे वह जानता हो कि अब उसकी चुप्पी भी गवाही बन चुकी है। मगर बात यहीं नहीं खत्म होती। दरोगा के कमरे से जो फाइलें निकलीं, उनमें वो कंप्लेंट्स भी थीं जिन्हें कभी आगे नहीं बढ़ाया गया। एक कंप्लेंट किसी विधवा की थी जिसने बताया था कि बाजार से लौटते वक्त उसे जीप में जबरन बिठाने की कोशिश हुई थी। एक दूसरी शिकायत एक महिला अध्यापिका की थी जिसने कहा था कि दरोगा रात को उसे बार बार फोन करता है। एक लड़की की चिट्ठी मिली थी, आधी फटी हुई, जिसमें लिखा था कि अगर अगली बार वो मेरे कपड़ों पर नजर डालेगा तो मैं जहर खा लूंगी। रागिनी की मां ने यह सब पढ़ा और कुछ नहीं कहा। उन्होंने सीधा अपने पति यानी जिले के आईपीएस से कहा, मुझे उस थाने की हर शिकायत की कॉपी चाहिए। मैं जानना चाहती हूं कि इस शहर में कितनी रागिनियां चुप रहीं। आईपीएस साहब ने पूछा, क्या करना चाहती हो? पत्नी ने जवाब दिया, एक रिकॉर्डिंग काफी नहीं है, एक दरोगा की बर्खास्तगी काफी नहीं है। जब तक इस सिस्टम की नींव न हिली, तब तक लड़कियों की नजर झुकी रहेगी। उसी शाम एक बैठक बुलाई गई। इस बार न आईपीएस दफ्तर में, न किसी पुलिस हेडक्वार्टर में, बल्कि जिला महिला आयोग के पुराने हाल में। आम नागरिक, शिक्षक, सामाजिक कार्यकर्ता, वकील, पत्रकार और कुछ रिटायर्ड पुलिस अधिकारी भी बुलाए गए। इस मीटिंग में पहली बार वो फाइलें खोली गईं जो सालों से धूल खा रही थीं। उनमें ज्यादातर शिकायतें महिलाओं से जुड़ी थीं। छेड़छाड़, अभद्र भाषा, थाने में जाने पर घटिया बर्ताव, एफआईआर ना लिखने की धमकी। एक एक फाइल पढ़ी गई। लोग चुप रहे।
कोई कुछ नहीं बोला, लेकिन उनके चेहरे पर शर्म का भार साफ दिख रहा था। फिर रागिनी की मां ने कहा, हमने अब तक सिर्फ गलती पकड़ने का काम किया है। अब हमें बदलाव शुरू करना होगा। हमें ऐसी व्यवस्था बनानी होगी कि अगली बार कोई लड़की अगर शिकायत लेकर थाने जाए तो वहां की पहली कुर्सी पर बैठा अफसर न सिर्फ उसकी बात सुने, बल्कि उसकी आंखों में आंखें डालकर कहे, मैं तुम्हारे साथ हूं। एक प्रस्ताव तैयार किया गया, स्त्री सुरक्षा संवाद, जिसके तहत जिले के हर थाने में एक महिला अफसर की तैनाती, हर 15 दिन में शिकायतों की समीक्षा और सबसे जरूरी, थाने में लगे सीसीटीवी कैमरों की निगरानी डीएम ऑफिस से सीधी जोड़ी जाए। सुझाव को कागजों में नहीं रखा गया। अगले ही दिन एक रैली निकाली गई, किसी राजनीतिक दल की नहीं, किसी संगठन की नहीं, सिर्फ लड़कियों की, महिलाओं की, माओं की, बहनों की। उनके हाथ में नारे नहीं थे, झंडे नहीं थे, सिर्फ वो फोटोकॉपी की हुई शिकायती चिट्ठियां थीं जो कभी सुनी नहीं गईं। रागिनी भी उस रैली में शामिल हुई। वो आगे नहीं थी, पीछे चल रही थी, लेकिन उसकी आंखों में वो तेज था जो किसी क्रांति की शुरुआत करता है। रास्ते भर लोग खड़े होकर देख रहे थे, कुछ तालियां बजा रहे थे, कुछ फोन से वीडियो बना रहे थे, लेकिन सबसे खास बात यह थी कि कई दुकानदार अपनी दुकान बंद करके रैली में शामिल हो गए। रैली के अंत में जब लोग डीएम ऑफिस के बाहर पहुंचे तो वहां कोई नेता नहीं मिला, कोई माइक नहीं था, लेकिन तभी डीएम की जीप अंदर से निकली और रागिनी की मां, जो अब तक चुप थीं, बाहर आईं। उन्होंने सीधा कहा, अगर आज हम इन चिट्ठियों को नजरअंदाज कर दें तो कल यही चुप्पी हमारी बेटियों की चीख बन जाएगी। आज सिर्फ दरोगा की बर्खास्तगी का जश्न न मनाएं, उसके कारण बने सन्नाटे को भी खत्म करें। लोगों ने सिर झुकाया। फिर वो फाइलें डीएम ऑफिस में जमा की गईं। हर शिकायत के आगे एक नई फाइल खुली, नए नाम से, नए नंबर से, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि जो शिकायत आज हुई है वो कल भूल न दी जाए। रात को जब रागिनी घर लौटी तो उसकी मां ने पूछा, थक गई? रागिनी बोली, नहीं, आज पहली बार ऐसा लगा कि मैं किसी बात का हिस्सा हूं जो सिर्फ मेरे लिए नहीं, सबके लिए है। उस रात आईपीएस साहब अपने ऑफिस में अकेले बैठे थे। सामने मेज पर वही कैमरा रखा था जिससे दरोगा की घिनौनी बात रिकॉर्ड हुई थी। उन्होंने उसे उठाया और धीरे धीरे उसकी बैटरी निकाली, फिर उसे लकड़ी के बॉक्स में रख दिया, जैसे कोई युद्ध का हथियार अब विश्राम में जा रहा हो। उन्होंने फाइलें उठाईं और अगली मीटिंग की तारीख तय कर दी। वो जान चुके थे कि अब ये लड़ाई सिस्टम से नहीं, आदतों से है, और आदतें बदलने में कानून से ज्यादा जरूरी है समाज की चेतना। सड़कें अब भी वैसी ही थीं, धूल से भरी, टूटी फूटी, गड्ढों वाली, लेकिन हवा में कुछ बदल गया था। अब हर गली, हर चौक, हर दुकान पर बात एक ही थी। क्या आपने देखा था वो वीडियो? कहते हैं आईपीएस की पत्नी थी, लेकिन उसने जो किया वो कोई भी औरत कर सकती थी। ये सिर्फ बातचीत नहीं थी, ये एक तरह की चेतना थी जो धीरे धीरे लोगों के खून में घुल रही थी। लेकिन हर बदलाव के बीच एक डर भी होता है, डर कि कहीं ये आवाज भी बाकी आवाजों की तरह बुझ न जाए। उस दरोगा के निलंबन और केस दर्ज होने के बाद कुछ पुलिसकर्मी भीतर ही भीतर कुंठा में डूबने लगे थे। कुछ ने तो कहना शुरू कर दिया था, अब कोई लड़की कुछ भी बोल दे और हम कुछ न करें। ये वही सोच थी जो दरोगा की जुबान से पहले निकली थी, अब बस थोड़ी सलीके में ढकी हुई थी। रागिनी की मां जानती थीं कि बाहर की लड़ाई जितनी जरूरी है, भीतर की सफाई उससे कहीं ज्यादा कठिन है। अब तक जो हुआ था वो एक बदनुमा घाव की मरहम था, लेकिन अगर जड़ें काटनी हैं तो अब वो करना होगा जो शायद किसी ने नहीं किया, सिस्टम को उसी के भीतर से बदलना। उन्होंने अपने पति से कहा, अब अगली मीटिंग सिर्फ अफसरों के लिए होगी और उसमें सबसे पहले बुलाओ उस थाने के सारे कर्मचारियों को। आईपीएस साहब पहले चौंके, फिर मुस्कुराए। तुम्हारी लड़ाई अब रुकने वाली नहीं लगती। न, पत्नी ने जवाब दिया, अब ये सिर्फ मेरी नहीं, हर उस औरत की लड़ाई है जो चुप रहकर घर लौटी थी और उसे कभी कोई दरवाजा नहीं मिला जिसमें वो कह सके कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है। 3 दिन बाद एक विशेष कार्यशाला बुलाई गई। जगह वही डीएम ऑफिस का बड़ा हॉल। इस बार कोई मीडिया नहीं, कोई कैमरा नहीं, सिर्फ पुलिसकर्मी, इंस्पेक्टर से लेकर सिपाही तक, और सामने खड़ी एक महिला
जो न यूनिफॉर्म में थी न किसी कुर्सी पर, बस एक साधारण साड़ी पहने खड़ी थी। उस महिला ने माइक उठाया और बोली, आप में से कोई भी मुझे जानता नहीं, लेकिन आप में से कुछ ने मुझे बाजार में देखा था, मेरी बेटी के साथ। शायद पहचान न पाए हों, क्योंकि उस दिन मैं किसी रैंक की पहचान के बिना खड़ी थी। उस दिन आपने चुप रहना चुना था। आज मैं आपसे बोलना चाहती हूं। बताइए, चुप्पी क्या आपकी ड्यूटी का हिस्सा है? कोई जवाब नहीं आया। हॉल में सिर्फ कुर्सियों की चरमराहट थी और कुछ सिपाहियों की झुकी निगाहें। मुझे बताइए, महिला ने फिर कहा, अगर उस दिन मेरी जगह आपकी पत्नी होती या आपकी बहन, तो भी क्या आप चुप रहते? क्या तब भी आप सोचते कि यह मेरा काम नहीं? एक कांस्टेबल ने धीमे से सिर उठाया और बोला, मैडम, डर लगता है। जब बड़ा अफसर कुछ कर रहा हो तो छोटा क्या बोले? महिला ने सिर हिलाया। डर समझती हूं, लेकिन जब आप डर कर बैठते हैं, तब किसी और की बहन उठाई जाती है, किसी और की बेटी घर नहीं लौटती। फिर उन्होंने कहा, आज से इस जिले में हर पुलिस कर्मचारी को साल में 2 बार लैंगिक संवेदनशीलता की ट्रेनिंग दी जाएगी, और हर ट्रेनिंग से पहले उन्हें एक वीडियो दिखाया जाएगा। वो वीडियो जिसमें एक वर्दी में आदमी औरत को माल कह रहा है, ताकि याद रहे कि ये वर्दी आपकी इज्जत की ढाल है, न कि आपकी भाषा की डील। बैठक के बाद बाहर निकलते वक्त कुछ सिपाही उस महिला को देखकर चुपचाप सैल्यूट कर रहे थे। कोई नारा नहीं लगा, कोई घोषणा नहीं हुई, लेकिन धीरे धीरे थाने के भीतर एक अजीब सी हिचक पनपने लगी थी, और यह हिचक ही उस बदलाव की पहली सीढ़ी थी। लेकिन लड़ाई अब भी बाकी थी। एक दिन दोपहर को रागिनी घर लौटी। चेहरे पर चिंता थी। मां ने पूछा, क्या हुआ? रागिनी बोली, मम्मी, हमारी सहेली साक्षी है ना, वो कह रही थी कि उसके चाचा ने कहा, अब हर लड़की आईपीएस की बेटी तो नहीं होती जो जवाब दे पाए। मां ने कुछ देर चुप रहकर पूछा, साक्षी के चाचा क्या करते हैं? एक स्कूल में चपरासी हैं। मां मुस्कुराई। तो चलो, अगली सभा स्कूल में होगी। उस शाम रागिनी की मां ने जिला शिक्षा अधिकारी से बात की। हमें जिले के सभी स्कूलों में सुरक्षा सत्र शुरू करने हैं। एक टीम होगी जिसमें एक पुलिस अधिकारी, एक महिला वकील और एक मनोवैज्ञानिक होंगे, जो लड़कियों को सिखाएंगे कि कैसे खुद की सुरक्षा करें, कैसे कानून को पहचानें और कैसे अपनी आवाज उठाएं। अगले महीने से ये कार्यक्रम शुरू हुआ। पहले स्कूल में जब रागिनी अपनी मां के साथ पहुंची तो बच्चे ताली नहीं बजा रहे थे। वो डर रहे थे, शायद सोच रहे थे कि कोई बड़ा अफसर आया है। लेकिन जैसे ही मां ने माइक पर कहा, मैं एक लड़की की मां हूं और आज हर बेटी से एक वादा करने आई हूं कि वो कभी अकेली नहीं रहेगी, तो पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। रागिनी ने भी माइक पकड़ा। अगर आपसे कोई पूछे कि क्या आप आईपीएस की बेटी हो, तो कहिए, नहीं, मैं उस बेटी की बेटी हूं जिसने चुप रहना नहीं चुना। इस कार्यक्रम की खबर अखबारों में नहीं आई, लेकिन गांव की गलियों में फैल गई। अब हर मां अपने घर में बेटी से पूछने लगी थी, कोई परेशान तो नहीं करता? और यहीं से असली क्रांति शुरू हुई। घरों के भीतर, रसोई में, आंगन में, मां की गोद में। लेकिन इस बदलाव की सबसे बड़ी पुष्टि तब हुई जब एक दोपहर थाने के सामने एक औरत खड़ी मिली। उसके चेहरे पर चोट के निशान थे, हाथ में फटी हुई शिकायत थी। सिपाही ने पूछा, क्या काम है? और उस औरत ने कहा, कहते हैं यहां अब चुप नहीं रहा जाता, तो मैं भी कुछ कहने आई हूं। उसकी शिकायत लिखी गई। कार्रवाई शुरू हुई, और जब वो औरत लौटने लगी तो उसने थाने की दीवार पर एक नया बोर्ड देखा। यहां अब पुलिस की नहीं, हिम्मत की चलेगी। बारिश की हल्की बूंदें उस सुबह की मिट्टी को भीगा रही थीं, लेकिन लोगों के चेहरों पर एक अजीब सी चमक थी, जैसे किसी लंबे अंधेरे के बाद रोशनी ने दस्तक दी हो। थाने की दीवार, जो कभी दरोगा की घमंड भरी हंसी से गूंजती थी, अब हर सुबह सफेद कपड़े पहने लड़कियों के कदमों से सजती थी। कोई अब डर नहीं रहा था थाने के सामने रुकने से। रागिनी की मां ने जो सपना देखा था कि डर को पिघलाकर हिम्मत में बदलना है, वो अब हकीकत बनने लगा था। लेकिन इस आखिरी बदलाव की शुरुआत वहीं से हुई जहां से कहानी शुरू हुई थी, उसी बाजार के चौराहे से। शहर के डीएम ने एक प्रस्ताव पास किया। हर महीने उसी चौराहे पर जहां घटना हुई थी,
जन संवाद दिवस मनाया जाएगा। वहां कोई नेता नहीं होगा, कोई अफसर भाषण नहीं देगा, बस आम महिलाएं आएंगी और खुलकर कहेंगी कि उनके साथ क्या हुआ, क्या सुना, क्या सहा। पहला संवाद दिवस आया। चौराहे पर एक साधारण सा टेंट लगा था। भीड़ जुटी थी, लेकिन कोई भाषण नहीं हो रहा था। माइक किसी मंच पर नहीं, बस एक मेज पर रखा था। सबसे पहले एक बुजुर्ग महिला आईं। साड़ी की किनारी को बार बार पकड़तीं, कांपतीं और माइक पर बस इतना बोलीं, जब मैं 15 साल की थी तो पड़ोस का सिपाही मेरे पल्लू खींचता था। मैंने तब कुछ नहीं कहा, लेकिन आज बोल रही हूं। फिर एक और औरत आई। मेरे पति के गुजर जाने के बाद मुझे राशन कार्ड बनवाने के लिए हर बार थाने बुलाया गया। वहां मुझसे कहा गया कि अकेली औरत हो, थोड़ा झुककर चलो। अब माइक रुका नहीं। ये कोई भाषण का मंच नहीं था। ये वो कब्र थी जिसमें बरसों से दबे दर्द अब बाहर आने लगे थे। रागिनी की मां चुपचाप बैठी थीं। उन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला, मगर उनके सामने से गुजरती हर महिला उन्हें आंखों से एक प्रण देती जा रही थी। अब चुप नहीं रहेंगे। बाजार की हर दुकान ने अब अपनी दीवारों पर एक पंक्ति लिख रखी थी, यह दुकान महिलाओं के लिए सुरक्षित स्थान है। नासिर की दुकान पर तो एक छोटा सा बोर्ड था। हमने देखा था, हमने बोला भी। अब सब्जी खरीदने आई औरतें उस बोर्ड को देखकर मुस्कुरातीं, और नासिर जब उन्हें झोला पकड़ाता तो आंखों में वही श्रद्धा होती जो किसी मंदिर के पुजारी को देखकर होती है। थाने में भी बदलाव आ चुका था। हर शिकायत पर एक पर्ची मिलती थी, जिस पर एक नंबर होता, और उस नंबर से महिला सीधे डीएम कार्यालय में अपडेट देख सकती थी। हर पुलिसकर्मी को अब हर 3 महीने में एक रिपोर्ट जमा करनी होती। मेरी ड्यूटी के दौरान महिलाओं से संबंधित मामलों में मेरी भूमिका, और यह रिपोर्ट उस थाने की दीवार पर चिपकाई जाती थी। लेकिन असली जीत तब दर्ज हुई जब एक लड़की, वही साक्षी जिसकी चर्चा रागिनी ने अपनी मां से की थी, थाने में अपनी शिकायत लेकर आई। उसने बताया कि उसका ट्यूशन टीचर उसे रात में गलत तरीके से मैसेज करता है। उसकी शिकायत लिखी गई, कार्रवाई हुई और 3 दिन के भीतर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। जब साक्षी अपनी मां के साथ लौट रही थी तो उसने धीरे से कहा, मम्मी, मैं अब डरती नहीं हूं, क्योंकि यहां अब वर्दी से नहीं, इंसाफ से बात होती है। डीएम कार्यालय ने अब एक नया सेल गठित किया, मौन से मुखर, जहां उन लड़कियों की कहानियां दर्ज की जाती थीं जो पहले कभी शिकायत नहीं कर पाईं। धीरे धीरे उस सेल में इतनी कहानियां इकट्ठा हो गईं कि एक किताब छपवाई गई, अब हम चुप नहीं हैं। और इस किताब का विमोचन हुआ रागिनी की मां के हाथों। कार्यक्रम में रागिनी को भी बुलाया गया। जब उससे पूछा गया, तुम्हें कैसा लगता है जब लोग तुम्हें उस दरोगा वाली बेटी कहते हैं, तो उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं चाहती हूं कि हर लड़की को ऐसा ही एक नाम मिले जो उसकी चुप्पी तोड़ने की गवाही बने। उस शाम जब कार्यक्रम खत्म हुआ तो बाहर बारिश हो रही थी। रागिनी अपनी मां के साथ उसी चौराहे से होकर घर लौट रही थी, वहीं जहां पहली बार उस दरोगा की बेशर्मी का सामना हुआ था। अब उस जगह एक पीतल की पट्टिका लगी थी, रिया चौक, जहां पहली बार एक औरत ने कहा, मैं सिर्फ एक पत्नी नहीं, एक नागरिक भी हूं। रागिनी की मां ने उस पट्टिका को देखा। बेटी ने पूछा, मम्मी, आप रो रही हैं? मां ने कहा, नहीं बेटा, अब तो हंस रही हूं, क्योंकि अब मुझे डर नहीं लगता कि तुम भी किसी दिन चुप रह जाओगी। अगले दिन सुबह अखबार में खबर थी, राज्य सरकार ने हर जिले में सुरक्षा पाठशाला अनिवार्य की। दूसरे पन्ने पर था, महिला सुरक्षा में लापरवाही पर अब थाना प्रभारी सीधे जिम्मेदार। और तीसरे पन्ने पर एक फोटो, एक साधारण साड़ी में खड़ी एक महिला और उसके बगल में खड़ी एक कॉलेज ड्रेस में लड़की। कैप्शन था, जब मां बेटी ने मिलकर वर्दी की दुनिया बदल दी। रात को रागिनी छत पर बैठी थी। आसमान साफ था, लेकिन हवा में वो हलचल अब भी थी जो बदलाव के बाद बची रहती है। मां चुपचाप पास आईं और बैठ गईं। बेटा, उन्होंने कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपने घर से ही किसी क्रांति की शुरुआत करूंगी, पर यह लड़ाई मेरे भीतर कहीं सालों से सुलग रही थी। रागिनी ने कहा, मैं तो सोचती थी आप डरती होंगी। आप चुप क्यों रहती थीं?
माँ ने जवाब दिया, डरती थी बेटा, पर डर में ही सबसे बड़ा साहस भी होता है। फर्क बस इतना है कि कोई समय पर बोलता है, कोई बाद में। मुझे वक्त लग गया, पर अब बोल चुकी हूं। और तभी नीचे से एक महिला कांस्टेबल की आवाज आई, मैडम, कल स्कूल में स्वरक्षा का कैंप है, निकलना है। मां ने बेटी की ओर देखा। तू चलेगी? बेटी ने आंखों में चमक भरकर कहा, अब मैं कभी पीछे नहीं हटूंगी। और फिर वो दोनों उठीं, किसी नारे के बिना, किसी बैंड बाजे के बिना, पर एक नई परंपरा की शुरुआत के साथ। क्योंकि अब इस शहर में लड़कियां चुप नहीं रहती थीं, क्योंकि अब इस शहर में चौराहे डर नहीं देते थे, क्योंकि अब इस शहर में एक मां ने सिर्फ जवाब नहीं दिया था, दस्तूर बदल दिया था।